बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ चीज़ें वो मौजूदा सिस्टम के अंदर, मौजूदा दौर के अंदर बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ पता नहीं अब खाने पीने की कोई ऐसी वजूहात है या हमारे मुआशरे के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें ये बढ़ती जा रही हैं। एक तो ये है कि औलाद का ना होना बहुत आम होता जा रहा है। फिर सेकंड, एक लोगों के जहन के अंदर एक चीज़ जेंडर सिलेक्शन की बड़ी आ गई है कि वो बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। बल्कि बहुत सारी ऐसी मैं जानता हूँ पर्सनली, शायद मेरे जो मेहमान हैं वो भी जानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां बच्चियां हैं जिनको बेटी होने पे, पहली बेटी पे या दूसरी बेटी होने पे सास घर से निकाल देती है कि इसको तलाक दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेटे वाली चाहिए। मतलब इस तरह का माहौल मुआशरे के अंदर चल रहा है। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। एक तो ये है कि जिनके पास औलाद नहीं होती, ये औलाद कैसे मुमकिन है। अच्छा, फिर ये है कि जो स्पर्म है ये क्या होते हैं, जिनके स्पर्म कम होते हैं, ना होने के बराबर हैं, वो कैसे औलाद हासिल कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। स्टेम सेल्स क्या है, ये क्या है, जेंडर सिलेक्शन इस्लाम के अंदर जायज़ है या नहीं है। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साजिदा शाह नवाज साहिबा। गायनाकोलॉजिस्ट हैं, रिप्रोडक्टिव सर्जन है, IVF फिजिशियन है, स्टेम सेल्स पायनियर है पाकिस्तान के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वाले सदर जो थे, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों दिया, IVF क्वीन ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सारा कुछ तो आपने कर लिया, लेकिन मुआशरे के अंदर बहुत सारी ये है कि बे औलाद कपल फिर रहे हैं। वो बेचारे कभी किसी दरबार पे जाते हैं, कभी किसी पे दुआ करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन औलाद नहीं हो रही। तो आपने कौन सा ऐसा जदीद तरीका ले लिया कि औलाद होगी जी, जिनको नहीं हो रही होगी। क्या तरीका है आपके पास? पहली तो बात है कि तरीका कोई नहीं होता। साइंस में कोई मैजिक नहीं है। साइंस बेसिकली आपकी प्रॉब्लम को जानने का नाम है। मेरे पास जब कपल आते हैं तो मेरा कोई ऐसी छू मंतर नहीं है कि शुफ शुफ मैंने पढ़ा और वो प्रेग्नेंट हो गया। एक्चुअली मैं अवेलुएट करती हूँ उस कपल को कि इशू क्या है। ठीक है, अगर इशू फर्ज करें, मेरे पास आते क्यों हैं लोग, वो लोग आते हैं जिनका IVF भी नहीं हो सकता बेचारे, या IVF बार बार फेल हुआ। वो चाहते हैं कि अब हमें जदीद तरीके से हमें एड्रेस किया जाए और हमें ट्रीट किया जाए। तो उनका हक है कि वो जदीद तरीके से, जो IVF भी जो कन्वेंशनल IVF थे पहले, या पहले अब इक्सी में भी बड़ी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। मैं इक्सी जब हम अपने IVF सेंटर में करते हैं तो हम पहले उनके एबनॉर्मल स्पर्म की तशखीस करते हैं। इसको ट्रांसलेट भी करते हैं ना, IVF है क्या चीज़? मतलब IVF है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। मतलब ये कि जिनका बच्चा नॉर्मल तरीके से दवाई दारू से नहीं हो रहा था, उनको आपने IVF के जरिए किया। मतलब ये है कि मर्द के स्पर्म बहुत कम रह गए, वो खुद से चल के औरत की रहम तक जा ही नहीं सकते थे, या औरत में ट्यूब्स बंद हो गई, या कोई ऐसी उज़र है उनको कि उनका 8-8 साल गुजर गए, पता ही नहीं चल रहा कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तो इन लोगों को हम उन लोगों के लिए IVF करते हैं। अब आपने अगला सवाल ये किया कि जेंडर का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेंडर क्यों करते हैं। भाई, जब पेशेंट आपके पास आते हैं और वो उनका सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब 3 बेटियां हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, अब हम बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें गाइड करें। तो उसके ऊपर हम पहले एवेल्युएट करते हैं कि उस कपल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये एक स्टिक नहीं है हार्ड एंड फास्ट। ये भी प्रॉब्लम होती है? ये प्रॉब्लम मर्द में होती है। अच्छा, मर्द के अंदर स्पर्म, आप देखें, मैंने अभी आपको बात कही थी ना कि हमारा दीन और साइंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दीन हमारा क्या कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औलाद मर्द की किस्मत में है। आज मैं साइंस पे बैठे हुए कह रही हूँ कि लड़का और लड़की मर्द की तरफ से आता है, औरत की तरफ से नहीं आता। औरत की तरफ से मतलब आप साइंस के दौर में तस्दीक कर रही हैं 1400 साल पहले की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया। बिल्कुल 100% सही फरमाया। और उसमें हम मर्द के स्पर्म की तशखीस करते हैं। होता क्या है कि कुछ मर्दों में एक्स स्पर्म ही सिर्फ रह जाते हैं। जब मर्द पहले कमजोर होता है, गौर से सुन लीजिए, उसमें सबसे पहले वाई स्पर्म की मोटिलिटी खराब होती है। ठीक है, और उसकी ऊपर नीचे बेटियां पैदा होती हैं। जब वो उससे भी ज्यादा फेलियर में आते हैं तो पता चलता है कि बच्चा ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, या 0 स्पर्म लोगों के हो रहे हैं। आजकल तो ये हालात हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न एरिया में लोग आ रहे हैं, मेरी समझ से कासिर है कि वहां पे ऐसा क्या हो रहा है
कि हर तीसरा चौथा पेशेंट जीरो स्पर्म के साथ आ रहा है। उनकी फर्टिलिटी, जिनमें इतनी फर्टिलिटी रेशो थी, नहीं, जीरो स्पर्म से कैसे औलाद मुमकिन है? जीरो स्पर्म से औलाद मुमकिन नहीं है। हाँ? जीरो स्पर्म को करेक्ट करने के बाद औलाद ओके। और उसकी करेक्शन हम स्टेम सेल के जरिए करते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्टेम सेल से, अच्छा, स्टेम सेल और स्पर्म जो है ये लाजम आपस में इनका क्या रिश्ता है? हाँ, दोनों एक दूसरे की सास ससुर नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। स्टेम सेल का हर ऑर्गन के साथ, हर उज़्व के साथ रिश्ता है। स्टेम सेल वो नो मौलूद सेल है जिसको हम जिस ऑर्गन में रखेंगे, जिस घर में रखेंगे, वो उसी घर के फर्द की शक्ल इख्तियार करेगा। हाँ, और स्पर्म के ऑर्गन क्या है? टेस्टिस हैं। अगर आप स्टेम सेल को टेस्टिस में रखेंगे तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंशिएट होके उसकी शक्ल इख्तियार करके स्पर्म वाला सेल बनाएगा, और उस सेल से हम आगे IVF करके या उसका नेचुरल वे से बच्चा मुमकिन है। लेकिन ये कितने हद तक मुमकिन है, ये हम उस मेल को असेस करने के बाद बता सकते हैं। कुछ लोगों में जीरो स्पर्म मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं, कुछ लोगों में जीरो स्पर्म सर्जरी के जरिए भी ठीक हो सकते हैं, कुछ लोगों में जीरो स्पर्म स्टेम सेल के जरिए ठीक होते हैं। मसला ये है कि पेशेंट आएगा तो हम आगे एवेल्युएट करेंगे ना। वो ये समझें कि दूर बैठे हुए एक फूक है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बाकायदा एवेल्युएशन है और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट कॉज। हर बंदे में कॉज मुख्तलिफ होगी। फिर साइंस और इस्लाम दोनों का टकराव तो नहीं है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। 100% एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर आपको जेंडर और ये जो स्टेम सेल्स है इस पे तनकीद क्यों बनाते रहे लोग? स्टेम सेल की तनकीद इसलिए बनाई गई कि पहली तो बात थी कि रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पे पूरी दुनिया में काम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पे स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन बहुत बड़ा माफी है कि दूसरे के स्पर्म से बच्चा पैदा कर लें। हमें मुसीबत इसलिए कि हम दूसरे के स्पर्म से बच्चा पैदा नहीं कर सकते बहसीयत मुसलमान। तो हमें क्या है, हमने तो उसी के सेल से इतनी मेहनत करनी है ना। तो बाहर के मुल्कों में या यूरोप में या अमेरिका में स्टेम सेल इलीगल है। इसके लिए करना रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल, वहां उसके इलीगल होने के पीछे बहुत बड़ी माफिया है, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। वहां पे एक IVF जो आपके अपने स्पर्म से होता है वो तकरीबन $10,000 का आता है। जो IVF आपके स्पर्म डोनेशन से आएगा वो $20,000 से $25,000 में आएगा। लेकिन वहां पे जायज होगा ना, उनके मजहब में जायज होगा। वो सुने तो सही। अब मैं जो आपको बात बता रही हूँ ये मजहब की नहीं बता रही, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो काम 25,000 में जहाँ कमाई हुई उसमें 10,000 तो साइंस में गया ना, मेडिसिन में, तो बाकी 10 से 15,000 दूसरा माफी है जिसमें आपके लॉ हैं, बाकी सारी चीजें हैं। तो आप क्यों कारोबार खत्म करेंगे? और आपके पास दे डोंट हैव टाइम कि वो इतने लंबी लिटिगेशन में पड़ें, पेन से गुजरें, वेट करें 6-6 महीने के हमारा स्टेम सेल काम कर रहा है। वो कहते हैं उनके दीन में इसकी कोई ममानियत ही नहीं, वो दूसरे का स्पर्म उठाया, बच्चा पैदा किया। लेकिन वहां पे जायज है ना, यहाँ तो जायज नहीं है ना। वही तो कह रही हूँ, वहां तो ये है कि आप इवन आप दो एक सेक्स के लोग हैं और वो भी अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं डोनेशन, स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन से। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दीन इजाजत नहीं देता। हमारा दीन इसलिए हम लोगों ने ये स्टेम सेल जो है उसकी पाकिस्तान में मैं इसकी पायनियर बनी। तो मुझे इसलिए जो बंदा जो चीज नहीं करता उसको मुखालफत का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो मसलत हो तो उसको कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव हो तो उसको परवाह नहीं है कोई। नहीं, पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी, आपके अंदर जुर्रत होगी तो आप नया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, एक चीज़ मुझे वाज़ेह ज़रा कर दें मेरे नाज़रीन के लिए कि ये जो आप ये करती हैं, स्टेम सेल निकालती हैं, ये मियाँ बीवी दोनों के उनके निकालती हैं आपस में? अभी मैंने फिर वही बात है ना, सारी रात रोंदे रहे मेरा कोई भी ना। नहीं, आप यूरोपियन कंट्रीज पे चलेगी ना, वहाँ पे तो वो कोई भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात करो, इस्लामिक कंट्री की बात करो। नहीं, पहली तो बात है मियाँ में जीरो स्पर्म है तो उसी मर्द के जिसके जीरो स्पर्म है उसी मर्द के हम स्टेम सेल लेंगे, उसी मर्द में रखेंगे। बीवी का तो रोल ही नहीं आता। बीवी का तो तब रोल आता है जब हमने IVF करना है। तो IVF सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी जो शरई मियाँ बीवी होते हैं उनका करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल है मेरा आपसे
कि जो पाकिस्तान के अंदर आबादी बढ़ी जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ हाँ आप कहती मेरे पास फार्मूला है। बिल्कुल। कौन सा फार्मूला है ऐसा? कौन सा अलादीन का चिराग आप रगड़ेंगी? क्या कोरोना लेके आएंगी, को ब्लास्ट करेंगी, क्या करेंगी कि वो मेरे पास आबादी एक कम हो ऐसा जाएगी? अलादीन का चिराग है, और वो अलादीन का चिराग है, मैं पाकिस्तानी कौम की साइकी समझती हूँ। आबादी इसलिए नहीं बढ़ रही कि लोगों को 10 बेटियां चाहिए, आबादी इसलिए बढ़ रही है लोगों को बेटे चाहिए, बेटे। अगर एक बेटा हो गया तो उन्होंने जोड़ी मिलानी है, उस जोड़ी मिलाने के चक्कर में दरमियान में 5 बेटियां आ गई, तो मैं उनकी साइकी को समझती हूँ। मेरे पास वो फार्मूला है कि अगर वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी इम्प्लीमेंट कर दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको समझ ले, तो नेचुरल तरीके से भी जेंडर सिलेक्शन मुमकिन है बजरिया फिल्टर। अच्छा, नेचुरल वे से भी, ताकि उन लोगों को नहीं, ये तो एक देखिए इतना बड़ा फार्मूला है आपके पास। हाँ। तो आपने गवर्नमेंट को सजेशन नहीं दी कि ये मेरे पास फार्मूला है, ये आप ले तो आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट मेरी सजेशन पे बैठी है? देखिए ये कोई गलत काम तो नहीं है ना, ये सही काम आप कह रही हैं। तो आप मेरा पैगाम दे दें, मैं सजेशन दे रही हूँ। पैगाम तो आपका जाएगा। हाँ, नहीं, आप जा रही, पैगाम तो जाएगा आपका। देखिए इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हुई है, मैं अभी भी इस पे तैयार हूँ। हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट कहाँ, चलो पाकिस्तान को छोड़ दें, मुस्लिम साइंटिस्ट जब रिसर्च करते थे तो उन लोगों को कत्ल कर दिया जाता था क्योंकि वो मुसलमान होते थे, उन्होंने रिसर्च की। और पाकिस्तानी, और वो भी कुजा एक औरत नई रिसर्च लेकर आए, तो उसको मुझे बताएं हमारा माशरा डाइजेस्ट कैसे करेगा? पहले उसको डाइजेस्ट तो कर ले, फिर उसके बाद उन लोगों से मिल लें जिसको मेरी इस रिसर्च से इख्तलाफ है। वो मेरे उन लोगों से जाके क्यों नहीं मिलता, उन पेशेंट से जो कहते हैं, मेरे फेसबुक के आप पेज खोलें, रिव्यूज़ देखें, लोगों ने ओपन लिखे हैं, जिनकी गलत रिव्यू है वो भी पढ़े हैं, सही भी पढ़े हैं, 98% सही हैं। उन लोगों से जाके पूछें कि आपका ये हुआ था, उनके घरों में पहुंच जाए टीम लेके कि हाँ भाई ये हुआ था, ये आपको वाकई फ़ायदा हुआ या नहीं। करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है टीम लेके जाना पड़ेगा। तो करें, जो मर्जी करें। जो मर्जी मैंने क्या करना है, जो मर्जी मैंने क्या करना है। मैं तो ये कि अगर हुआ है तो लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए ना कि हुआ है। नहीं, लोगों को पता है। बिल्ली की तरह आंखें मूंद लेने से हकीकत से पर्दा नहीं। आप तो लड़ रही हैं, जाए मुझे क्या आप, मैं ऐसे कोई लड़ने वाली क्या बात है? तो आपने भी थोड़ी लड़ने वाली जब बातें कब की है? अपनी दफा की है। कब मैंने की है? मैंने तो लड़ने वाली बात नहीं की। मेरी आपसे लड़ाई नहीं है, मेरी उन लोगों से उस सिस्टम से लड़ाई है। उस सिस्टम से लड़ाई है जो रोज बच्चे पैदा कर रहा है सिर्फ इस आस के ऊपर कि हमारा फिर बेटा पैदा होगा। उसमें उस सिस्टम की वजह से उन औरतों की मौत हो जाती है, उनकी खून की कमी पूरी नहीं होती, उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, उनको वो स्ट्रेस में हर साल जो औरत बच्चा पैदा करेगी, इस बात पे है कि हर साल औरत बच्चियां जब पैदा होती है ना, तो वो बच्चा लेने के लिए, लड़का लेने के लिए वो बेटी पे बेटी पैदा होती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस तरह के। तो फिर इस पे मैं तो उनके हक में बोल रही हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम। चले जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। नेक्स्ट नशिस्त पे बकाया चीज़ें जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। जी, अब डॉक्टर साजिदा शाह नवाज साहिबा के बकौल कि अब बेऔलाद जो जोड़े हैं उनको औलाद हो सकती है। अब जेंडर सिलेक्शन के हवाले से इन्होंने बड़ी बात कर दी है कि जनाब वो जिनके लड़कियां होती हैं लड़का भी हो सकता है, जिनको लड़की चाहिए वो मिल सकती है। कि मैं मेरे मुताबिक तो ये अल्लाह का कानून है कि वो बेटे दे बेटियां दे। बहरहाल डॉक्टर साहब का एक है, अब इस पर देखी जाएगी, जो होगा फिर जो इनको मिले हैं वो करेंगे जाके। अच्छा, तीसरा इन्होंने बड़ी अहम बात की और वो समझ आने वाली बात भी है कि आबादी को, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट नशिस्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।